स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह से संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। एशियाई बाजारों की शुरुआत भी आपके सामने कुछ ही देर में रखेंगे और साथ ही साथ खबरों वाले शेयर्स, कमोडिटी मार्केट का एक्शन और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, इन सब पर आगे हम कुछ ही देर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों की शुरुआत से और काफी मजबूत शुरुआत देखने को मिल रही है। पिछले 3 दिनों की कमजोरी के बाद गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में करीब 14 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है। चीन के बाजार तो 6 अक्टूबर तक बंद ही हैं, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस देखेंगे तो वो भी हरे निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार 57 अंक ऊपर हैं, कोरिया के बाजार हरे निशान में है और निकाई के बाजार 1% ऊपर की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो एशियाई बाजारों से शुरुआती संकेत काफी पॉजिटिव। अब रुक करते हैं दूसरे ग्लोबल बाजार का। हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। विश्व मोहन, गुड मॉर्निंग। बताइए, ग्लोबल मार्केट से भी संकेत अच्छे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। अमेरिकी बाजारों में कल अच्छी तेजी दिखी। 127 अंक की तेजी हमने डाउ जोन्स में देखा। नैस्डेक और एसएनपी, नैस्डेक में टेक शेयरों के दम पर टेक शेयरों में अच्छी तेजी थी। नैस्डेक में करीब 1.5% और 1% के आसपास की तेजी एसएनपी 500 में दिखी। आप जैसा हेडलाइन में पढ़ भी रही थी, एडीपी जॉब ग्रोथ, जो प्राइवेट सेक्टर के जो जॉब ग्रोथ के नंबर्स थे वो काफ़ी कमज़ोर थे। अनुमान से सिर्फ 89,000 जॉब से सितंबर के महीने में आए, जबकि बाजार अनुमान था 1,60,000 आंकड़ों का, तो वो अनुमान से काफी नीचे था। इससे लग रहा है कि फेड के रुख में हो सकता है कि अब आगे नरमी आए, नवंबर की बैठक में ब्याज दरें नहीं बढ़े। इस अनुमान में यहां पर सपोर्ट मिला और साथ ही उससे बॉन्ड डील भी आपने देखा कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड डील में भी नरमी आई थी 4.81% के आसपास। कल जब हम लोग बातें कर रहे थे उस समय था जो 4.7% के आसपास फिसल कर आ चुका है। तो वहां पर एक सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट आया कच्चे तेल से। कच्चा तेल काफी कमजोर हुआ है। पिछले हफ्ते के अगर सेटलमेंट प्राइस पर देखें $95 के आसपास का था, वहां से गिरकर अब $85-86 के आसपास आ गया है। कल के सत्र में ही सिर्फ 4-5% तक की गिरावट आई है। यूएस में गैसोलीन के स्टॉक्स बढ़े हैं। कशिंग ओक्लाहोमा, जो WTI क्रूड का मेन डिलीवरी हब है, वहां पर भी 8 हफ्ते के बाद स्टॉक में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि स्टॉक में ओवरऑल स्टॉक में थोड़ी नरमी जरूर आई, लेकिन कच्चे तेल को लेकर जो ओपेक प्लस, जो सबसे बड़ा कार्टेल है प्रोड्यूसर्स का, वहां भी उन्होंने पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं किया है। तो ये सारे फैक्टर्स क्रूड पर दबाव, क्रूड में अच्छी नरमी देखने को मिली है, जो बाजार के लिए, खासकर इंडियन मार्केट के लिए काफी सपोर्टिव है। यूरोप की बाजार की बात करें तो सुस्ती ही दिखी। कुछ बाजारों में तेजी दिखी, एक आध में हल्की नरमी भी दिखी, तो वहां से कुछ खास संकेत नहीं है। लेकिन एशियाई बाजारों में ज्यादातर बाजार मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और लग रहा है कि घरेलू बाजार में भी आज एक सपोर्ट वहां से मिल सकता है। पूजा, ओके, थैंक यू विश्व मोहन आपका ये अपडेट देने के लिए। तो इस वक्त पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं सुबह सुबह संकेत ग्लोबल बाजारों से। कच्चे तेल में अब $90 के नीचे कच्चा तेल आ चुका है, जो कि भारतीय बाजारों के लिए तो फिलहाल पॉजिटिव है। तो इसका भी असर आज रहेगा और एशियाई बाजारों से शुरुआत अच्छी दिखाई दे ही रही है। एक बार एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि आज मार्केट पर कहाँ नजर होगी, क्योंकि आज है निफ्टी की एक्सपायरी भी, वीकली एक्सपायरी भी है आज। तो उस लिहाज से कौन से स्तर आज अहम होंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। अब एफआईआईज कैश मार्केट में कल भी बिक्री करके गए। लगातार 10 दिनों की बिकवाली जो थी वो जारी थी और कल भी करीब 4,424 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा एफआईआईज का नजर आ रहा है। तो ये एक थोड़ा दिक्कत वाली बात है। लेकिन डीआईएस की तरफ से खरीदारी जारी है और 1770 करोड़ के आसपास की खरीदारी हुई है डीआईआईज की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर में भी बिकवाली का ही आंकड़ा है, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बिकवाली है नेट 560 करोड़ की। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में देखिए 40,306 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा इंडेक्स ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो एफआईआईज की तरफ से लगातार बिकवाली जारी है। एक बार इसको समझ लेते हैं कि इन आंकड़ों को कैसे रीड करें और आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होंगे। हमारे साथ केआर चौकसी से हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो एफआईआईज की तरफ से लगातार बिकवाली का आंकड़ा बना हुआ है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? स्पेशली ऑप्शंस में कल काफी बिकवाली होकर के गए, कैसे देख रहे हैं आप इन आंकड़ों को? और फिर आज के दिन क्योंकि एक्सपायरी है, किन स्तर पर, किन लेवल्स पर आपकी नजर रहेगी? A very good morning to you, Pooja. Thank you for having me on the show. जैसे आपने बताया, एफआई की वन वे आंकड़े नेगेटिव ही आ रहे हैं। एक तो जो डॉलर इंडेक्स है, अगर आप देखेंगे पूजा, वो कंटिन्यूसली ऊपर है। कल लग रहा है कि थोड़ा टाइम भी यहाँ पे रुका हुआ है। क्रूड नीचे आ गया, वो तो बहुत ही अच्छा है ब्रेंट अपने लिए, लेकिन जब तक डॉलर इंडेक्स
में थोड़ी वीकनेस, सस्टेन वीकनेस नहीं आती पूजा, तब तक एफआई की सेलिंग ही चलती रहेगी और कमोडिटी मतलब गोल्ड, सिल्वर, मेटल्स पे भी प्रेशर रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया, अभी लग रहा है टाइम बिंग अगर 107.5 के ऊपर डॉलर इंडेक्स सस्टेन नहीं करता और 5.5 के नीचे बंद आता है तो एक मार्केट में भी रिलीफ हो जाएगी और शायद एफआई के जो आंकड़े कंटिन्यूस नेगेटिव आ रहे हैं वहां भी थोड़ी पॉजिटिविटी दिखने को मिल सकती है। पूजा जी, बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए। डॉलर इंडेक्स को देखें, 100 कल हल्की नरमी आई थी, लेकिन जब तक ये सस्टेनेबल नहीं होगा, ऐसा ही लेवल्स यहाँ पर नहीं दिखेगा और 105 के आसपास के लेवल्स आते हैं, तब थोड़ा एक राहत की बात होगी बाजार के लिए और एफआईएस की बिकवाली तभी रुकेगी। इसके पहले हम देख रहे हैं बाजार में फिलहाल बेरिश मोमेंटम ही दिखाई दे रहा है, तो इंडेक्स से फिलहाल दूर रहने की राय। तो हेमन, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से? स्टॉक स्पेसिफिक एक कॉन्ट्रा बाय कॉल रहेगा पूजा। अगर आप चार्ट देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक बहुत ही ओवरसोल्ड है। कल टेक्निकल पैरामीटर्स में एक अपवर्ड बार रिवर्सल का पैटर्न दिया है पूजा, तो यहाँ पे एक बाउंस, एक रिकवरी, रिवर्सल की बात नहीं कर रहा हूँ, एक रिकवरी, इंट्राडे रिकवरी के लिए हम लोग ये कॉन्ट्रा कॉल दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक 1525 के आसपास की एंट्री, 1521 का स्टॉप लॉस और 1545 का टारगेट रहेगा। इंट्राडे बाय कॉल रहेगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। दूसरा स्टॉक जहाँ पे भी एक बाय कॉल रहेगा आईटी है, एचसीएल टेक। अगर आप कल के चार्ट देखेंगे पूजा तो इन्फोसिस है, टीसीएस है, आईटी इंडेक्स है। इंट्राडे लो से थोड़ी रिकवरी देखी गई है और नैस्डैक भी प्लस में बंद आया है, तो यहाँ पे भी ये थोड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट हो सकता है क्योंकि आईटी काफी प्रेशर में रहा है, तो यहाँ पे भी नियर टर्म में रिलीफ देख सकते हैं। तो एचसीएल टेक में 1238 के आसपास की एंट्री, 1230 का स्टॉप लॉस और 1254 का टारगेट रहेगा। ये भी बाय कॉल, इंट्राडे बाय कॉल रहेगा पूजा। ओके, थैंक यू हेमन आपका ये रणनीति सुझाने के लिए। एचडीएफसी बैंक में कल हमने अच्छी रिकवरी भी देखी थी, आज भी वो जारी रह सकती है, तो इंट्राडे के लिहाज से ये लेवल्स आपको दिए हैं 1545 का और एचसीएल टेक में भी खरीदारी करने की सलाह 1254 के टारगेट्स के लिए। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग रणनीति आपके सामने रखेंगे, लेकिन उसके पहले आप समझ लेते हैं कि कल बाजार बंद होने के बाद कौन कौन सी अहम खबरें आई हैं। डिटेल्स लेकर हमारे साथ शरद मौजूद हैं। शरद, बताइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है Q2 अपडेट्स पे फोकस रखते हैं पूजा। तो सबसे पहले मैरिको के नतीजे अगर बात करें Q2 के ऑपरेशनल नंबर्स, तो ओवरऑल वीक सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे रेवेन्यू में भी थोड़ी गिरावट आई है और यहाँ पे स्टेटमेंट आई है कि आगे जाते हुए एक प्रॉफिट मार्जिन एक्सपेंशन देख सकते हैं, लेकिन ये लो डबल डिजिट रहेगा, यानी कि 3 से लेकर 5% तक का जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट आगे देखने मिल सकता है। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स भी जो है लो सिंगल डिजिट्स में ग्रो करेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हुए हैं और कमेंट्री आई है कि जो सेकेंड हाफ है वहाँ से रूरल कंजम्पशन में पिकअप देखने मिल सकता है, यानी कि ओवरऑल अभी तक अपडेट वीक है। इंडिया एनर्जी एक्सचेंज के स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, वॉल्यूम्स में एक अच्छी मूवमेंट देखने मिली है। V2 रिटेल की बात करें तो स्टैंडअलोन रेवेन्यूज़ में 18% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है और एसएसजी 16% के ऊपर था। बंधन बैंक के नतीजे की बात करें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले ऑपरेशनल नंबर्स को लेके। जेके बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे सीक्वेंशियल नंबर्स में भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आई है, तो दोनों बंधन बैंक और जेके बैंक के जो हैं ऑपरेशनल नंबर्स में स्ट्रेंथ आई है। पीएनबी की लार्जली इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स रही हैं बैंकिंग नेम्स में। और एलटी फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे इनलाइन टू स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले, जहाँ पे रिटेल के लोन बुक और जो डिसबर्समेंट्स है दोनों ही 30% के ऊपर थे। इसके अलावा बजाज फाइनेंस की आज अहम बोर्ड मीट है, जहाँ पे फंड रेज की बात होने वाली है। ये प्रेफरेंशियल या QIP इशू के जरिए हो सकती है। कोविड के बाद जो है कंपनी अपनी कैपिटलाइजेशन पे और स्ट्रेंथ पे काम करेगी ताकि वो आगे जाते हुए ग्रोथ पे फोकस कर पाएँ। नवीन फ्लोराइन के मैनेजमेंट मीट में जो है इंपॉर्टेंट बात सामने आई है कि नए मैनेजिंग डायरेक्टर की जो है सर्च अभी शुरुआत हो गई है और कंपनी कंसिडर करेंगे एक एक्सटर्नल कैंडिडेट को, तो इस पर ज़रूर आप ट्रैक करेंगे। HAL भी फोकस में लगा। इंडियन एयरफोर्स जो है लगभग 97 और जो LAC क्राफ्ट्स हैं वो प्रोक्योर करेंगे HAL से। एक्साइड इंडस्ट्रीज 340 करोड़ अपने एनर्जी सोल्यूशंस आर्म में लगाने वाले हैं। PNC इंफ्राटेक को जो है 800 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट को जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है। हीरो मोटोकॉर्प को जो है लगभग 14,000 बुकिंग्स आ गई है हार्ले डेविडसन की, और इनकी जो
आप कह सकते हैं डिलीवरीज है इस महीने से शुरुआत होने वाली है। गुड लक इंडिया और ये सब जो स्मॉल कैप कंपनीज है यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर्स आए हैं। स्टेज 1 इन्वेस्टर ने लगभग 2 लाख शेयर्स की एक्विजिशन की है। वही केरला आयुर्वेद में पुरिंजू वेलियात ने 1 लाख शेयर्स लिया है और एसवीपी हाउसिंग कंपनी में आशीष चुग ने लगभग 75,000 शेयर्स की बाइंग की है। ओके, थैंक यू शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो काफ़ी सारे ब्लॉक डील हुए हैं और इसके अलावा अब एक एक करके Q2 के अपडेट भी आ रहे हैं। उसका एक्शन तो दिख ही रहा है। जल्द ही हम अर्निंग सीजन में भी एंट्री लेंगे। उसके पहले ये क्वार्टरली अपडेट कंपनियों की तरफ से, तो इस पर हमारी नज़र बनी हुई है। थैंक यू शरद ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते हैं कमोडिटी मार्केट का। हमारे साथ फोन लाइन पर मोतीलाल ओसवाल से अमित सजीजा जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सबसे पहले तो कच्चे तेल से शुरुआत करिए। भारी गिरावट यहाँ पर आई यूएस में कमजोर डिमांड के चलते। कैसे देख रहे हैं आप ये जो खबरें आ रही हैं कच्चे तेल से रिलेटेड उनको, और अब आगे के लिए क्या लेवल्स वॉच करेंगे? क्या यहाँ से और कमजोरी आ सकती है क्रूड में? गुड मॉर्निंग जी। डेफिनेटली जिस हिसाब से हमने पिछले कुछ सेशंस में क्रूड ऑयल को अपने नियर टर्म हाई से पलटते हुए देखा है, वो शुरुआत तो डॉलर की मजबूती से हुई थी, लेकिन जो कल भी हमने आंकड़े देखे जहां पर गैसोलीन में काफी भारी बिल्डअप हुआ है, ये बताता है कि बेसिकली क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके जो गैसोलीन और डिस्टिलेट्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं यूएस में। सो बेसिकली इतना भारी बिल्डअप इन्वेंट्री में कहीं ना कहीं इन स्तरों पे दबाव डाल सकता है और ऐसा लगता है कि आज हल्की सी एक उछाल देखने मिल रही है। 0.3-0.4% अपसाइड है, लेकिन मैं समझता हूँ उछाल से बिकवाली करना ही सही होगा क्योंकि हो सकता है कि मीडियम टर्म टॉप हमें देखने मिला है। साथ ही ओपेक की बैठक में कुछ नया देखने नहीं मिला और उन्होंने नेक्स्ट मीटिंग तक जो कटौती या बढ़ोतरी जो है उसको टाल दिया है प्रोडक्शन में। तो इसके चलते दबाव बरकरार रहेगा। मैं 7,170 से 80 के आसपास बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा। 7250 के आसपास स्टॉप होगा एमसीएक्स क्रूड में। डाउनसाइड में मेरा मानना है 7,000 से लेकर 6,980 तक की जो गिरावट है वो गहरा सकती है। एमसीएक्स पर कल हमने देखा और ब्रेंट में भी 5% से ज़्यादा की कल गिरावट थी और 7,000 के पास अब क्रूड आ चुका है। अब आगे भी 7,000 के टारगेट के लिए आप बिकवाली करके चलिए। थोड़ा भी अपसाइड मिलता है तो फिलहाल बिकवाली कीजिए, क्योंकि जो फंडामेंटल्स निकल कर आ रहे हैं कच्चे तेल के लिए वो थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं और इसके चलते हम आगे भी बिकवाली यहाँ पर देख सकते हैं। तो कोई भी उछाल मिले वहाँ पर भी बिकवाली करने की सलाह इस वक्त कच्चे तेल में। अब बात करते हैं सोने चांदी की, और यहाँ पर गिरावट कहीं ना कहीं थमी है, क्योंकि कल हमने देखा डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी आई, ज़्यादा नहीं लेकिन हल्की नरमी यहाँ पर देखने को मिली। तो ये जो कल हल्की तेज़ी आई है, क्या करे कच्चे तेल में? अभी बिकवाली खरीदारी करने का समय आ गया है, अभी बिकवाली का ही ट्रेड लेना बेहतर होगा सोने चांदी में? जी, मैं समझता हूँ कि सेल ऑन रैलीज की रणनीति बेहतर रहेगी। हालांकि आज हल्की सी तेजी हमें दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन क्योंकि ओवरऑल ऐसा मेरा मानना है कि अपसाइड में फॉर एग्जांपल सिल्वर की बात करें तो 68,000 का स्तर जब तक नहीं निकल पाता तब तक उसमें दबाव बरकरार रहेगा। कल भी हमने देखा कि 68,000 के काफी करीब जाकर डे लो के आसपास क्लोज दिया है। तो मैं उछाल पे बिकवाली की ही सलाह देना चाहूंगा 67,500 के आसपास। 68,000 के ऊपर के स्टॉप रहेंगे 68,100 के, एंड साथ ही मेरा मानना है कि 66,300 तक के लक्ष्य में शॉर्ट टर्म में देखने मिलेंगे। वहीं गोल्ड की भी अगर बात करें तो 57,000 के स्तर जो है फिलहाल एक रेजिस्टेंस की तरह उभर रहे हैं। तो 56,950 से 57,000 के आसपास बिकवाली की सलाह होगी। 57,150 का एक स्टॉप होना जरूरी होगा। साथ ही 56,600 56,600 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये है व्यू सोने चांदी में। यहाँ पर भी सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए। 56,600 के लक्ष्य के लिए आप सोने में बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। इसके अलावा अमित, बेस मेटल्स में कहीं मौके देख रहे हैं आप ट्रेड के लिए? देखिए, कॉपर में भी हमें काफी अच्छी खासी कमजोरी दिख रही है। हमने कल 700 के स्तर के नीचे भी एमसीएक्स कॉपर को फिसलते हुए देखा था, हालांकि क्लोज उसके आसपास ही हुआ है। मैं 704 705 के रीजन में जब उछाल देखने मिले वहां पर बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा।
709 का एक स्टॉप होगा और डाउनसाइड में मेरा मानना है कि कल के जो लोज देखे गए थे उससे भी स्लाइटली लोअर लो हमें 696 के आसपास देखने मिल सकता है। तो मैं ओवरऑल ट्रेंड के साथ ही चलना पसंद करूंगा। चाइनीज मार्केट फिलहाल शट है, इसलिए डिमांड का जो सपोर्ट है नहीं मिल रहा है, तो प्राइसेस और फिसलने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। ओके ठीक है, तो कॉपर में भी बिकवाली का ही ट्रेड लीजिए। 696 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होगा 709 का। तो हर एक सेगमेंट में फिलहाल बिकवाली की राय ही निकल कर आ रही है कमोडिटी मार्केट में, क्योंकि हेमंत भी सुबह अगर आपने सुना हो हाईलाइट कर रहे थे कि डॉलर इंडेक्स में जब तक मजबूती रहेगी और कमजोरी स्थायी नहीं होती तब तक कमोडिटी मार्केट पर प्रेशर ऐसे ही बना रहेगा और इक्विटी मार्केट में भी दबाव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एफआईआई की सेलिंग बनी रहेगी। तो ये सब इंटरलिंक्ड है। इसे आप रणनीति भी आपको बता दी गई कि अभी कमोडिटी मार्केट में ही बिकवाली के ट्रेड लेने की राय अमित भी आपको दे रहे हैं। अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं ब्रोकरेज हाउस की। उनके रडार पर कौन कौन सी कंपनियां हैं, पूरी डिटेल्स लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वामाक्षी, गुड मॉर्निंग, बताइए। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम कुछ Q2 अपडेट्स पर जो ब्रोकरेजेस आई हैं उनसे। शुरुआत करते हैं बंधन बैंक के साथ। नोमिरा की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि दूसरी तिमाही में कंपनी के लोन ग्रोथ में अपटिक ज़रूर नजर आया है और कलेक्शंस भी स्टेबल रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। CGFMU को लेकर कोई अपडेट नहीं है। रिकवरी शायद Q3 तक पुश होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल एसेट क्वालिटी पर कंसिस्टेंट डिलीवरी ये बंधन के एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा उनके री रेटिंग के लिए। तो ऑल इन ऑल नोमिरा ने बंधन बैंक पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा मैरिको के भी Q2 अपडेट पर मक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और लार्जली हाईलाइट कर रहे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर जो कमेंट्री है वो वीक नजर आई है। वीक रूरल रिकवरी के चलते स्लोअर देन एक्सपेक्टेड लोड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ भी कंपनी ने पोस्ट किया है और ओवरऑल EBITDA ग्रोथ की जो कमेंट्री है वो भी कमज़ोर है अनुमान से। तो लार्जली अगर हम देखें मक्वारी ने इसके बावजूद भी मैरिको पर आउट परफॉर्म की राय को रखा है। इसके अलावा L&T फाइनेंस होल्डिंग्स भी फोकस में रहेगा। मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि रिटेल लोन बुक अभी भी स्केल अप करना जारी है। कंपनी का Q2 में डिसबर्समेंट्स भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं और कंपनी का जर्नी जो है रिटेलाइजेशन की तरफ वो भी ऑन ट्रैक पर नज़र आ रहा है। ऑल इन ऑल मार्जिन्स, क्रेडिट कॉस्ट, एसेट क्वालिटी, इन सारे फैक्टर्स का इंतज़ार कंपनी करेगी सेकंड क्वार्टर नंबर्स में और इसी के चलते मॉर्गन स्टैनली ने अभी के लिए L&T फाइनेंस होल्डिंग्स पर अपनी अंडरवेट की राय को बरकरार रखा है। PNB पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि ग्रोथ मॉडरेट होती हुई नजर आ रही है दोनों ही ग्रॉस लोन्स और डिपॉजिट्स में। इनफैक्ट डोमेस्टिक लोन्स में करीब 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ नजर आई है एज़ कम्पेयर टू 15% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लास्ट क्वार्टर में। इसके बावजूद अंडरवेट की राय आ रही है मॉर्गन स्टैनली की तरफ से PNB पर टारगेट प्राइस 55 रुपीज़ प्रति शेयर के साथ। और आखिर में हम फोकस करेंगे पूरे ही होटल पैक पर। MK की तरफ से रिपोर्ट आ रही है। उनका कहना है कि डिमांड काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है लिमिटेड सप्लाई के बीच। ऑक्यूपेंसी एलिवेटेड लेवल्स पर रह सकता है और ओवरऑल रूम एडिशंस और मार्जिन एक्सपेंशन के चलते डेट रिडक्शन पर कंपनी को सारे होटल्स को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और रिटर्न्स भी एनहांस होते हुए नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट उनका कहना है कि अप ट्रेंड्स जो नज़र आते हैं इंडियन होटल स्पेस में ये टिपिकली 5 से 6 साल तक लास्ट करते हैं। तो ऑल इन ऑल उन्होंने खरीदारी की राय के साथ कवरेज शुरू की है इंडियन होटल्स और लेमन ट्री पर और होल्ड की राय के साथ कवरेज शुरू की है शैले होटल्स पर। तो लास्टली ये थे सारे इंपॉर्टेंट ब्रोकरेजेस जो आपकी रेडार पर होने चाहिए। थैंक यू वामाक्षी ये सारी जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं ट्रेडिंग आइडियाज की। प्रभुदास लीलाधर ने HDFC बैंक में तेजी करने की राय दी है। 1570 का होगा लक्ष्य और रैमको सीमेंट में भी 980 के टारगेट के लिए आप तेजी करके चलिए। निर्मल बांग ने अपने जो स्ट्रैटेजी है उसमें सबसे पहले एम्फेसिस में खरीदारी करने की राय दी है। टारगेट होगा 2470 का और मैक्स फाइनेंशियल में भी यहाँ पर बिकवाली करने की राय है 70 के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा एंजल बैंक की तरफ से जो कॉल्स मिल रही है उसमें पहला है JSW स्टील, बिकवाली करके चलिए 736 के होंगे टारगेट और रैमको सीमेंट इन्हें भी अच्छा लग रहा है 981 के टारगेट्स के लिए आप तेजी करके चलिए। 5 पैसा कैपिटल ने HUL में खरीदारी करने की सलाह दी है। 2550 का होगा लक्ष्य, स्टॉप लॉस 2480 का और
रैमको सीमेंट 970 के टारगेट के लिए स्टॉक पर आज जरूर नजर रखें। कल भी 4% की तेजी थी और आज भी तेजी देखने को मिल सकती है, तो रैमको सीमेंट अपने रडार पर जरूर रखें। और कुछ निंदा बिकवाली करने की भी राय आ रही है, वो भी हमने आपको बताया। तो काफी मिले जुले व्यूज आ रहे हैं आज एक्सपर्ट्स की तरफ से। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा